हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी 100 मार्क्स का चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 3 चैप्टर का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे। अगर नहीं देखे हैं तो उस शानदार वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप वो सभी वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका हिंदी 100 मार्क्स का शानदार तैयारी हो सके। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है उससे जो है 30 काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। ठीक है, और चलिए तो बिना देर किए हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है नामवर सिंह, दूसरा में दे रहा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा में दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा में दे रहा है रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक का नाम है वह क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अर्धनारीश्वर मेरा जो चौथा चैप्टर है उसका जो राइट आंसर, जो पाठ का लेखक का नाम पूछे तो वह क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा दूसरा नंबर में करेक्ट, अर्धनारीश्वर किस वर्ष की रचना है। अर्धनारीश्वर जो है किस वर्ष की रचना है, 1950 की, 1951 की, 1952 की, 1953 की। तो अर्धनारीश्वर जो है 1952 ईस्वी की रचना है। कब की रचना है, तो 1952 ईस्वी की है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, 1952। अगला क्वेश्चन में तीसरा नंबर में कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है था। ठीक है, यानी रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ है बिहार के किस जिले में हुआ है, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, पटना में या भोजपुर में। तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ है वह बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बेगूसराय। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा चौथा नंबर में करें कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा पांचवा नंबर में कह रहा है कि दिनकर किस युग के कवि है। दिनकर जो है वह किस युग के कवि है, तो दिनकर जी जो है छाया वादोत्तर युग के कवि है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, छाया वादोत्तर युग के हैं। अगला क्वेश्चन मेरा छठा नंबर में करेक्ट, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय जो है वह रचना है वह किनकी कृति है, गुलाब दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की, या रामधारी सिंह दिनकर की। तो संस्कृति का 4 अध्याय जो कृति है वह रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की काफ़ी ही महत्वपूर्ण यानी कि लोकप्रिय जो है कृति इनका है, संस्कृति के 4 अध्याय। इनके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा सातवां नंबर में करें कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, यानी कौन सी जो कृति है वह रामधारी सिंह की लिखी हुई है। पहला ऑप्शन है शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, और कविता के नए प्रतिमान। तो शुद्ध कविता की खोज जो है यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, शुद्ध कविता की खोज। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी जो है वह ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, इसलिए दोस्तों आप ये सभी प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें जो हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताए हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी आपका गेस किया हुआ प्रश्न है, तो प्लीज़ कम से कम इतना आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों आपको वादा दिलाता हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए आप पूरा का पूरा जरूर आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा परीक्षा तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का माता का नाम है। रामधारी सिंह दिनकर का जो माता का नाम था वह क्या था, श्यामवती देवी, मनरूप देवी, रवा देवी, या इनमें से कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर का माता का जो नाम था वह मनरूप देवी था। ठीक है, मनरूप देवी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, मनरूप देवी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरा चौथा यानी हिंदी 100 मार्क्स का चौथा चैप्टर का वीडियो है, अगर पहले 3 चैप्टर का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, वहाँ पर जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है, काफ़ी शानदार तरह से कराया गया है। तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिए दोस्तों।
अगर आप चाहते हैं हिंदी 100 मार्क्स का जो फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं। तो जल्दी से आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी मदद मिले। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को कौन सम्मान मिला था। पहला ऑप्शन दे रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा दे रहा है साहित्य अकादमी और तीसरा दे रहा है दोनों यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी दोनों इनमें से, और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय जो जो रचना है उनके लिए जो दिनकर जी को कौन सा सम्मान मिला था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जिसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, साहित्य अकादमी। ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 10वां नंबर, 10वां में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिनकर जी की रचना है, या निम्नलिखित में कौन जो है दिनकर जी की रचना है। तो पहला ऑप्शन है बट पीपल, दूसरा है मिट्टी की ओर और तीसरा है परशुराम की प्रतीक्षा और चौथा में इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिनकर जी की रचना कौन है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इनमें से सभी, यानी कि बट पीपल, मिट्टी की ओर और परशुराम की प्रतीक्षा, यह सभी जो है दिनकर जी की रचना है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में करे कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिनकर जी का निधन कब हुआ था। तो दोस्तों दिनकर जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। ठीक है। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। आप इसे याद रखिएगा, 1974 ईस्वी को हुआ था। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी का इनका निधन हुआ था। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में जो है किस गुण का समन्वय है, नारी के, पहला ऑप्शन है, दूसरा में पुरुष के और तीसरा ऑप्शन है नारी और पुरुष दोनों के और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अर्धनारीश्वर में जो है किस गुण का समन्वय है, तो नारी और पुरुष दोनों के हैं। ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, नारी और पुरुष दोनों के। अगला क्वेश्चन में है 13 नंबर में कह रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, यानी दिनकर जी का जो है पहली काव्य पुस्तक यानी कविता का पुस्तक जो था वह कौन सी है। पहला ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, दूसरा है हुंकार, तीसरा है रसवंती और चौथा है प्रणभंग। तो देखिए पहली काव्य पुस्तक अगर आपसे पूछे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रणभंग हो जाएगा। ठीक है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणभंग। ठीक है। पहली काव्य पुस्तक पूछा जाएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रणभंग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 14 नंबर, 14 में कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो पहला ऑप्शन है छात्र सहोदर, दूसरा है छात्र पत्रिका और तीसरा है छात्र मित्र और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी की जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी वह छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, छात्र सहोदर। ठीक है। यानी कि दिनकर जी की जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी वह छात्र सहोदर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 15 नंबर में कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, यानी दिनकर जी की जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी वह कब हुई थी, 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1935 में। तो वह 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी 1925 ईस्वी में हुई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन मेरा 16 नंबर, 16 में कह रहा है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, यानी दिनकर जी के अनुसार पूछा जा रहा है कि यदि पति जो है विचार है तो पत्नी क्या होगा। बुद्धि, पहला ऑप्शन है, दूसरा समझ, तीसरा है भावना और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी के अनुसार अगर पति जो है विचार है तो पत्नी जो होती है भावना होती है। ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है भावना। ठीक है। भावना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस इंपॉर्टेंट प्रश्न को याद करें और अपना एग्जाम में पूरा जो क्वेश्चन आए इसे तो सही आंसर कर सके। ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, यानी बुद्ध और महावीर जो थे वह नारियों को कौन सा अधिकार दिए थे, संन्यास लेने का,
भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का, या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध और महावीर जो थे नारियों को कौन सा अधिकार दिए थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भिक्षुणी होने का। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भिक्षुणी होने का। अगला क्वेश्चन मेरा 18 नंबर में कह रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? यह जो कथन कहा गया है दोस्तों, ये किनके द्वारा कहा गया? दिनकर जी के द्वारा, रविंद्रनाथ का द्वारा, या प्रेमचंद के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। यानी स्टेटमेंट मेरा क्या है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, ठीक है, किंतु जब नारी जो है नर का गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह जो कथन है किसका है? यह प्रेमचंद का कथन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया प्रेमचंद का। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 19वां नंबर 19वां में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? यानी अर्धनारीश्वर मेरा जो चैप्टर है वह किस, उसका जो विधा है वह क्या है? ठीक है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है, या व्यंग है। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर जो है इसका विधा अगर आपसे पूछे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। ठीक है, निबंध। तो ये ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध। अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 20 नंबर 20 में कह रहा है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? यानी किसने जो थे अपने जीवन के अंतिम दिनों नारीत्व की साधना किए थे? पहला ऑप्शन रहे गांधी जी, दूसरा में रहे रविंद्रनाथ, तीसरा में रहे दिनकर जी, और चौथा में रहे उदय प्रकाश। ठीक है, उदय प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों नारीत्व की साधना किए थे? तो महात्मा गांधी जी। ठीक है, गांधी जी थे वो अंतिम दिनों में जो थे अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर 21 में कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप का है? यानी अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का जो है किस प्रकार का रूप है? ठीक है, किस प्रकार का रूप है? यथार्थ रूप है, कल्पित रूप है, आदर्श रूप है, या वास्तविक रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का जो है कल्पित रूप है। ठीक है, कल्पित रूप काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप याद रखिएगा, कल्पित रूप है। ठीक है, यानी अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का किस प्रकार का माने रूप है? तो यह जो है कल्पित प्रकार का रूप है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 22 नंबर 22 में कर रहा है कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? यानी प्रेमचंद के अनुसार जो है नारी जब पुरुष का गुण सीख जाती है तो वह क्या बन जाती है? आकर्षक, साहसी, कोमल, या राजसी? तो राजसी हो जाएगा, पीछे भी आपको करवाएं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राजसी। ठीक है, लेकिन यही अगर पुरुष जो है नारी का गुण सीखते तो वह देवता बन जाती है। ठीक है, लेकिन नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह राजसी बन जाती है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यह जो स्टेटमेंट दिया है प्रेमचंद ने दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा 23 नंबर में करें कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यानी कौन सी जो रचना है वह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उर्वशी, दूसरा है रश्मिरथी, तीसरा है जूठन, और चौथा है कुरुक्षेत्र। तो जूठन जो है यह जो है इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, यानी रामधारी सिंह दिनकर के जो है रचना नहीं है जूठन। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, यानी उर्वशी हो गया, रश्मिरथी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, यह सभी जो है दिनकर जी की रचना है, लेकिन जूठन जो है इनके द्वारा रचना नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये नहीं था आप हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं आप उसे आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया गया है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप उस सभी वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा ताकि आपका जो है बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? यानी निम्नलिखित में कौन सी रचना है दिनकर जी के द्वारा लिखी हुई रचना है? तो पहला ऑप्शन है सदियों का संताप, दूसरा है परशुराम की प्रतीक्षा, तीसरा है दरियाई घोड़ा, और चौथा है रसताल यात्रा। तो ये दिनकर जी की रचना कौन सा है? तो यह परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की जो प्रतीक्षा रचना है दोस्तों यह दिनकर जी की रचना है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, परशुराम की प्रतीक्षा। अगला क्वेश्चन मेरा 25 नंबर 25 में कह रहा है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दिनकर जी को किस कृति के लिए जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, पहला ऑप्शन अर्धनारीश्वर के लिए, उर्वशी के लिए, हुंकार के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए। तो यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था दिनकर जी को, वह किस रचना के लिए दिया गया था? तो उर्वशी की रचना के लिए दिया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया उर्वशी। ठीक है, उर्वशी के लिए जो है दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 26 नंबर 26 में कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। यानी युद्ध और समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है वह कौन सी है? तो नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत,
रश्मि रथी। तो कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र यह जो है युद्ध शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मेरा बी ऑप्शन है यहाँ पे कुरुक्षेत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कुरुक्षेत्र जो है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर 27 में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है कल्पित रूप है, किसका किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु लक्ष्मी का। तो अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है शिव और पार्वती का है, ठीक है, शिव और पार्वती का। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, शिव और पार्वती का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर में कह रहा है कि गंधारी थी। पहला ऑप्शन है दुर्योधन की माँ, दूसरा मंत्र है कृष्ण की माँ, और तीसरा मंत्र है अर्जुन की माँ, और चौथा मंत्र है बलराम की माँ, ठीक है। तो गंधारी जो थी वह कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी, ठीक है। आप याद रखिएगा, आप महाभारत देखे होंगे, उसमें जो है गंधारी जो कौन रहती है? तो वह दुर्योधन की माँ रहती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा है कि प्रेमचंद थे वह कौन थे? गीतकार थे, कथाकार थे, या फिल्मकार थे, या संगीतकार थे? तो प्रेमचंद जो है यह मैंने काफ़ी ही लोकप्रिय कथाकार हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, कथाकार, ठीक है, कथाकार। तो यहाँ प्रेमचंद जो कौन कौन थे? तो यह कथाकार थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी मदद मिले। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 30 नंबर में कह रहा है कि कितना वर्ष की उम्र में दिनकर जी का प्रथम कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुआ था? यानी कितने वर्ष जब उम्र थे दिनकर जी का, कितने एज का वह हुए होंगे तब उनके प्रथम कविता जो प्रणभंग था वह प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 20 वर्ष, 22 वर्ष, 21 वर्ष, या 25 वर्ष? तो जब वह 21 वर्ष के थे दिनकर जी तब उनके प्रथम कविता पुस्तक प्रणभंग जो था प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा, यानी 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रणभंग पुस्तक को जो है कविता का जो पुस्तक है वह प्रकाशित किए थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 31 नंबर में कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है वह कौन सी है? पहला ऑप्शन उसने कहा था, दूसरा में जुठन, तीसरा में तिरिच, और चौथा में अर्धनारीश्वर। तो दोस्तों आप फटाक से इस प्रश्न का आप हमें आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जैसे लाइक करें, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिए, ताकि जो है अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।